जहरीली पहाड़ी पर मौजूद विद्युत अपनी आंखों के सामने अपने चारों ओर बने पर्पल तिलिस्मी कवच को टूटते देख रहा था, जिसके साथ ही विद्युत को सफेद शक्तियों से घिरी एक काली उंगली नजर आती है। वहीं दूसरी ओर कवच में आई दरारों और उसके टूटते के साथ ही तिलिस्मी मधु को एक तेज झटका लगा। तभी पूर्वज आग्नेय ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, उस हमले से बचो विद्युत, वरना तुम गंभीर तौर पर जख्मी हो जाओगे। लेकिन पूर्वज आग्नेय की बात सुनकर भी विद्युत ने अपनी नजरें उस हमले पर बनाई रखी और बड़े गौर से उस सील को देखने लगा, जिसके साथ ही विद्युत ने अपने हाथों की सील बदली और तुरंत अपने हाथों से शक्तियों का बाहर निकालते हुए गंभीर आवाज में कहा, दोहरी शक्ति सील। विद्युत के इतना कहते के साथ उसके हाथों से ढेर सारी रंग बिरंगी शक्तियों की लहर निकली, जिसके टकराते ही आगे बढ़ती काली उंगली की रफ्तार धीमी हो गई। और जैसे ही दोहरी शक्ति सील की शक्तियों की लहर, जिसमें अब विद्युत के पास मौजूद पर्पल आत्मीय शक्ति की भी मिली हुई थी, और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। जैसे ही पितृदेव की उंगली से टकराई, हमेशा की तरह कोई धमाका नहीं हुआ। अपने सामने का नजारा देखकर बड़े बुजुर्ग कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, इस लड़के का हमला सच में ताकतवर है, लेकिन आत्मीय शक्ति सील की ऊर्जा के सामने इसकी ये सील बेकार और कमजोर है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग कीर्ति के चेहरे पर गुरूर था, क्योंकि आत्मीय शक्ति सील मेडिकल सेंटर की सबसे ताकतवर सील में से एक थी। वहीं दूसरी ओर बगल में खड़े बुजुर्ग कीर्ति की बात सुनकर बड़े बुजुर्ग आयुष्मान ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, लेकिन शायद अपने ध्यान नहीं दिया कि विद्युत उस सील की रफ्तार को धीमा करने में कामयाब हो गया और अब उसके पास इतना वक्त है कि वो इस सील से बच सकता है। लेकिन बुजुर्ग आयुष्मान इससे आगे कुछ कहते कि तभी बुजुर्ग भावा ने अपनी गंभीर खराश भरी आवाज में कहा, लेकिन शायद आप दोनों भूल रहे हो कि ये लड़का जिस आत्मीय शक्ति को काबू करने की कोशिश कर रहा है, उसे काबू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो किस डिस्ट्रॉयर के छोड़ी शक्तियों का अंश है। अगर ये लड़का आत्मीय शक्ति सील से बच भी गया तो भी ये भस्माकुटा सील के हमले से बच नहीं पाएगा। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग भाव के चेहरे पर गुरूर था, क्योंकि तीनों में सिर्फ वही थे जो भस्माकुटा सील का इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि उनकी शक्तियां जहर मूल की थीं और उन्होंने एक तिलिस्मी जहर को भी काबू कर लिया था। साथ ही वो जहर अब उनकी शक्तियों से मिल चुका था, इसलिए उनकी शक्तियां अब जहर मूल शक्ति में बदल चुकी थीं। इन अजीब गरीब शक्तियों के कारण उनका गुरूर और गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। एक ओर जहां तीनों बुजुर्ग अपनी नजरें सामने चलते मुकाबले पर गड़ाए हुए थे, वहीं दूसरी ओर विद्युत आत्मीय शक्ति सील का इस्तेमाल कर राहत की सांस लेते हुए अपने हाथों से सील बनाने लगा, जिसके साथ ही विद्युत इंद्रिय तकनीक और लाइटनिंग मूवमेंट तकनीक के इस्तेमाल से अपनी जगह से हट गया। असल में आत्मीय शक्ति सील की रफ्तार देखकर विद्युत समझ गया था कि अगर वो जल्दबाजी से काम लेकर हटता तो वो आत्मीय शक्ति सील से पूरी तरह बच नहीं पाता। लेकिन विद्युत के हटते के साथ ही जैसे ही वो हमला उस पहाड़ी से टकराया, वहां एक बहुत बड़ी दरार नजर आने लगी। जमीन पर पड़ी दरार को देखकर विद्युत समझ गया कि आत्मीय शक्ति सील की शक्तियां कितनी भयानक थीं। इसलिए विद्युत समझ गया कि वो पितृदेव की शक्तियों के अंश को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जिसके चलते विद्युत ने गंभीर होकर दूसरी स्क्रॉल को अपनी आत्मीय शक्ति से पढ़ना शुरू किया। भस्माकुटा सील आत्मीय शक्ति सील से 4 गुना ताकतवर और भयानक हमला, जिसके इस्तेमाल से किसी नश्वर सम्राट के लिए बचना नामुमकिन था। उस सील के बारे में पढ़ते ही विद्युत के होठों पर जहां मुस्कुराहट थी, वहीं दूसरी ओर उसके माथे पर परेशानी थी, क्योंकि विद्युत समझ गया कि उसके पास अब ऐसा कोई हमला नहीं है जो भस्माकुटा सील का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि विद्युत के पास सिर्फ सबसे ताकतवर हमला ब्रह्मचक्र सील का था। लेकिन विद्युत उस हमले का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर वो उस हमले का इस्तेमाल करेगा तो वो जरूर गंभीर तौर पर जख्मी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचक्र के हमले में विद्युत को बहुत वक्त लगता था और उसे यकीन था कि सामने मौजूद पितृदेव की आत्मा का अंश उसे इतना वक्त नहीं देने वाला था, जिसके चलते विद्युत के माथे पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि अपनी आत्मीय शक्तिशील के नाकाम होने के साथ उसके सामने मौजूद परछाई बेहद नाराज हो गई थी और अगले पल अपना मुंह खोलकर
आसपास की पर्पल जहरीली शक्तियों को अपने मुंह में इकट्ठा करने लगी, जिसके साथ उस परछाई को मुंह और गला पर्पल चमक से भरने लगा। अपने सामने के नजारे को देख विद्युत ने अपने हाथों की कलाई को झटका और तुरंत अगले पल उसके शरीर से ढेर सारी गहरे भूरे रंग की शक्तियां निकली, जिसने विद्युत के चारों ओर 10 फुट मोटी दीवार तैयार कर दी। आमतौर विद्युत जानता था कि उसकी धरा मूल तत्व शक्ति से बना कवच किसी नश्वर के हमले को भी नाकाम कर देता था, लेकिन विद्युत जानता था कि उसके सामने एक डिस्ट्रॉयर की शक्तियों का अंश है। इसलिए विद्युत ने देर न करते हुए अश्नि विद्युत शक्ति को बाहर निकाल लिया, जो उसके चारों एक और शक्तियों का मोटा कवच तैयार करने लगी। लेकिन विद्युत इतने पर भी नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी बैगनी रंग की चमक का एक और आत्मीय शक्ति कवच तैयार किया, और उसके बाद तिलिस्मी मधु ने भी उस आत्मीय शक्ति कवच में अपनी शक्तियों को मिला दिया, जिसके कारण वो कवच पर्पल और गहरा हो गया। 3 तरह की शक्तियों के कवच के कारण विद्युत का धुंधला शरीर तक नजर नहीं आ रहा था, जिसके साथ ही विद्युत ने अपनी नजरें थोड़ी दूर गंगमूल तत्व शक्ति ड्रैगन की ओर की, जिसके शरीर पर मौजूद नीले क्रिस्टल टूट चुके थे, और उसका मतलब साफ था कि विद्युत की गंगमूल तत्व शक्तियों से बना स्पिरिचुअल ड्रैगन मुकाबला हारने वाला था। जिसके चलते विद्युत ने मन ही मन कहा, उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बेसाही रहे और मेरा ये कवच भस्माकुटा सील के हमले को झेलने में कामयाब हो जाए। ऐसा कहते हुए विद्युत के चेहरे पर घबराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो नाकाम हुआ तो उसकी ऐसी हालत होगी कि भी सोच भी नहीं सकता। वही दूसरी ओर 3 रंग की शक्तियों से घिरे विद्युत को देखकर बुर्जुग आयुष्मान के चेहरे पर हैरानी और परेशानी थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि अगर विद्युत मेडिकल सेंटर के मुकाबले में भाग लेता है तो प्राचीन दानव कबीले के चूर्ण से मुकाबला करने के काबिल है। लेकिन उन्हें डर था कि क्योंकि विद्युत की शक्तियों का कवच भस्माकुटा सील के मुकाबले कमजोर था, जिसकी वजह थी पितृदेव की जहर मूल शक्तियां जो बेहद भयानक थीं, और इसलिए मेडिकल सेंटर के बुजुर्गों को लगता था कि पितृदेव कोई दिव्य नाग थे। इसलिए मेडिकल सेंटर के बुजुर्ग जानते थे कि जहर मूल की शक्तियों के सामने विद्युत की शक्तियां कमजोर पड़ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो विद्युत का मरना तय, और अगर विद्युत बच भी गया तो वो गंभीर तौर पर जख्मी हो जाएगा। ऐसा कहते हुए बड़े बुजुर्ग ने मन ही मन कहा, मुझे बुजुर्ग भाव की बात न मानकर विद्युत को दूसरी सील के बारे में बताना चाहिए था। लेकिन अफसोस, बुजुर्ग आयुष्मान जानते थे कि अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी थी, और इसीलिए उन्होंने राहत की सांस लेते हुए मन ही मन कहा, उम्मीद करता हूं ये लड़का उस हमले से बचने में कामयाब हो जाए। ऐसा कहते हुए बड़े बुजुर्ग आयुष्मान ने पीछे हटते हुए अपनी शक्तियों को बाहर निकाला और अपने चारों ओर शक्तियों का कवच तैयार कर लिया। वही दूसरी ओर जैसे ही विद्युत ने सफेद कोट पहने तीनों बड़े बुजुर्गों को अपनी शक्तियों के कवच तैयार करते हुए पीछे हटते देखा, तो वो समझ गया कि भस्माकुटा सील के हमले का खौफ तीनों बुजुर्गों में भी, जिसके चलते विद्युत की आंखों में घबराहट थी और उसकी नजरें सामने मौजूद परछाई पर थीं, जो अब काली से नीली हो गई थी, और उसका मुंह और गला गहरा नीला हो गया था, जिसके साथ एक भयानक अजीब और गरीब बदबू विद्युत को महसूस हुई। उस बदबू के फैलने के साथ आसपास मौजूद पेड़ पल भर में सूख कर ठूंठ में बदल गए, और आसपास मौजूद तिलिस्मी जानवर भी दूर जाने लगे, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि वहां पर कुछ देर बाद सिर्फ तबाही होने वाली थी, जिससे बचना नामुमकिन था। जिसके चलते विद्युत ने भी अपनी शक्तियों को बाहर निकालते हुए अपने कवच और भी मजबूत कर दिया। तभी अचानक विद्युत की आंखें खौफ से बड़ी हो गईं, क्योंकि उस परछाई ने अपना जैसे ही मुंह फिर से खोला, एक भयानक आवाज के साथ साथ शक्तियों का विस्फोट हुआ और शक्तियों को निकली फ्लेम उस परछाई के मुंह से निकली, जिसके साथ ही वो शक्तियां हवा में आगे बढ़ते हुए चारों ओर फैलने लगी। रास्ते में आने वाली हर चीज भाप में बदलने लगी। अपने सामने के इस नजारे को देख विद्युत के रोमट्टे खड़े हो गए। वो समझ गया कि उसके पास बचकर भागने का भी मौका नहीं था, क्योंकि वो नीली फ्लेम चारों ओर से विद्युत को घेरने लगी, और उनके घेरने के साथ विद्युत के चारों ओर तैयार हुआ शक्तियों का बवंडर भी तवे पर पानी की आवाज के साथ गायब हो गया। विद्युत अपनी इंद्रिय तकनीक के साथ
बड़ी ही गौर से उस हमले को देख रहा था, जिसके साथ विद्युत ने मन ही मन कहा, अगर त्रिकाल सील का ये दूसरा हमला इतना ताकत है तो तीसरा हमला कितना भयानक होगा। ऐसा कहते हुए विद्युत की आंखों में चमक थी और उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि वो अब हार मानने वाला नहीं था। जिसके साथ ही विद्युत ने अपनी सारी शक्तियों को निकालकर अपने चारों मौजूद कवच में भर दिया और शक्तियों की कमी के चलते विद्युत का चेहरा सफेद पड़ गया, यह तक कि उसके हाथ तक कांपने लगे जिनसे वो सील बना रहा था। अगले की पर जैसे ही भस्मक उठा, सील की जहरीली नीली शक्तियां विद्युत के शरीर पर चढ़े पहले कवच से टकराई तो एक पर्पल कोहरा उठने लगा। और हैरानी की बात थी कि उसके चारों ओर मौजूद पर्पल आत्मीय शक्ति और तिलिस्मी मी मधु की शक्तियों से बना कवच कुछ ही लम्हों में भाप में बदल गया, जिसके साथ विद्युत का दूसरा शक्ति कवच भी टूटकर बिखर गया, जिसे देख विद्युत के माथे पर परेशानी नजर आने लगी और वो अपने हाथों में तैयार होती सील की ओर देखने लगा और मन ही मन बोला, ये तो गड़बड़ हो गई, ये नीली शक्तियां तो जहरीली हैं और मेरी शक्तियों को जला रही है। इस तरह तो मैं बुरी तरह जख्मी हो जाऊंगा और मैं अपनी दोहरी शक्ति सील का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। विद्युत ने इतना कहा था कि तब तक उसकी आंखों के सामने मौजूद दूसरा शक्तियों का बना कवच भी भाप बनकर गायब हो गया। वहीं दूसरी ओर विद्युत चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी सारी शक्तियों को अपने तीनों कवच में लगा दिया था और जो भस्मा कुटा सील के आगे कमजोर पड़ीडीएच गए थे। असल में विद्युत ने सोचा था कि वो किसी भी तरह से टकराव की शक्तियों को काबू कर दोहरी शक्ति का हमला फिर से करेगा, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके सामने मौजूद पितृदेव के पास जहर मूल शक्तियां हैं, जिन्होंने विद्युत की कोशिश को नाकाम कर दिया। विद्युत देख रहा था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उसका तीसरा कवच जो सबसे मजबूत था वो भी कमजोर पड़ीडीएच रहा था, और इसलिए विद्युत समझ गया कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय पूर्वज आग्नेय की मदद लेने के सिवा। लेकिन जैसे ही विद्युत ने पूर्वज आग्नेय की मदद मांगी, उसके चेहरे की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि विद्युत को जवाब तो मिला, लेकिन उस जवाब के साथ विद्युत की उम्मीद भी टूट गई। असल में पूर्वज आग्नेय ने विद्युत से गंभीर आवाज में साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो तीनों बुजुर्गों के रहते अपनी असलियत सामने नहीं ला सकते थे। वहीं दूसरी ओर विद्युत के शरीर में मौजूद तिलिस्मी मधु को भी विद्युत की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो चाहकर विद्युत की जायदा मदद नहीं कर सकती थी। साथ ही तिलिस्मी मधु को डर था कि कहीं विद्युत बुरी तरह जख्मी न हो जाए। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर खड़े बड़े बुर्जुग कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, आपको नहीं लगता कि हमें इस लड़के को बचाना चाहिए? ऐसा कहते हुए बुर्जुग कीर्ति की नजर बुर्जुग आयुष्मान और बुर्जुग भाव के चेहरे पर थी। वहीं दूसरी ओर बुर्जुग कीर्ति की बात सुनकर बुर्जुग आयुष्मान ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, हमें इस लड़के की थोड़ी मदद तो करनी ही होगी, क्योंकि अब तक 7 प्राचीन कबीलों में एक यही है जो इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। लेकिन इससे पहले कि बुर्जुग आयुष्मान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते कि तभी बुर्जुग भाव ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ देर रुकना चाहिए। ऐसा कहते हुए बुर्जुग भाव अपनी आंखें बंद कर उस धुंधला हट से घिरी नीली रोशनी के बीच मौजूद पिघलते धरा मूल शक्ति के कवच के बीच खड़े विद्युत को देख रहे थे, जिसके माथे पर पसीना और आंखों में खौफ था। लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत हिम्मत हारने का नाम नहीं ले रहा था। साथ विद्युत ने अपने शरीर से लगातार शक्तियों को निकाल रहा था, जिसका असर विद्युत के अंदरूनी अंगों पर पड़ रहा था और वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे थे, क्योंकि विद्युत शक्तियों को सोखने के लिए अपने ऊर्जा द्वारों का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से उनमें से खून निकल रहा था, जो निकलते साथ ही भयानक नीला पड़ रहा था। जिसे देखकर तिलिस्मी मधु ने नाराजगी के साथ कहा, बुढ़े सुप्रीम, अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लड़का विद्युत, इसकी शक्तियों की नाड़ियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन हैरानी की बात थी कि जैसा तिलिस्मी मधु ने कहा था वैसा कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि भले ही विद्युत के अंदरूनी अंगों पर दबाव पड़ रहा था, लेकिन उसकी नाड़ियां अब भी ठीक थीं। लेकिन तिलिस्मी मधु जानती थी ऐसा ज्यादा देर तक नहीं होने वाला, और इसी कारण तिलिस्मी मधु को विद्युत की फिक्र हो रही थी।
तो क्या विद्युत बच पाएगा भस्माकुटा सील के जहरीले हमले से? विद्युत माथे पसीने के साथ अपनी शक्तियों को लगातार निकाल रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी शक्तियों की एक सीमा थी और अगर वो उस सीमा से बाहर गया तो वो गंभीर तौर पर जख्मी हो जाएगा। खूनी समुंदर सील और खूनी कोहरा सील के इस्तेमाल से विद्युत की शक्तियां 6 पड़ाव पर पहुंच चुकी थीं, लेकिन अपनी 6 पड़ाव की शक्तियों के बावजूद भी विद्युत अपने शक्तियों के कवच को बरकरार रखने में नाकाम ही हो रहा था, जिसके चलते उसके माथे पर परेशानी बढ़ती जा रही थी। अब आगे बढ़ी दूसरी ओर आसमान में मौजूद मेडिकल सेंटर के तीनों बुजुर्ग गौर से विद्युत को अपनी शक्तियों की हद पार करते देख रहे थे और खुद बुजुर्ग आयुष्मान और बुजुर्ग कीर्ति को भी अब विद्युत की फिक्र होने लगी थी, लेकिन उनके बगल में खड़े बुजुर्ग भावा के गंभीर चेहरे के चलते वो खामोश खड़े थे कि तभी उनके चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई जब विद्युत की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। उस दर्द भरी चीख के साथ दोनों बड़े बुजुर्ग समझ आ गए कि विद्युत के शरीर पर चढ़ा आखिरी शक्तियों का गहरे भूरे रंग का कवच टूट गया और उसका पूरा शरीर नीली जहरीली शक्तियों की लपटों से घिर गया, जो थोड़ी दूरी पर मौजूद एक नीली परछाई के मुंह से लगातार बाहर निकल रही थी। उस परछाई के शरीर से निकलती शक्तियां थामने का नाम ही नहीं ले रही थीं, जिसे देखकर बुजुर्ग कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, बुजुर्ग आयुष्मान, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये जवान लड़का इतनी बुरी तरह जख्मी हो जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग कीर्ति जी नजर विद्युत के शरीर पर नजर आते जलने के निशानों पर थी, लेकिन तभी अचानक विद्युत के शरीर से ढेर सारी सुनहरी रंग की शक्तियां निकली, जिसने उसके शरीर को चारों ओर से ढक लिया और उस शरीर पर एक भी कपड़ा न होने के कारण विद्युत का शरीर सुनहरी रोशनी से चमकने लगा, जिसे देखकर बुजुर्ग कीर्ति और बुजुर्ग आयुष्मान के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। और तभी बुजुर्ग भावा ने गंभीर आवाज में कहा, इस लड़के के पास एक खास शक्तियों का कवच मौजूद है, लेकिन इसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग भावा के चेहरे पर हैरानी थी, जिसे देखकर बुजुर्ग आयुष्मान ने गंभीर आवाज में कहा, ये तो अग्नि शक्ति तरल पदार्थ की शक्तियां हैं जो लावे की गुफा में तैयार होती है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं कि ये उस शक्ति का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये भस्माकुटा सील के असर को नाकाम कर रहा है। वहीं दूसरी ओर विद्युत ने जैसे ही अपने शरीर की जलन कम होती महसूस की तो उसका ध्यान उसके शरीर की ओर गया, जिस पर एक सुनहरा तरल मौजूद था जो पतला और चिपचिपा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो उसके शरीर का हिस्सा है। और अगले पल विद्युत के शरीर से ढेर सारी काली शक्तियां बाहर आने लगीं, जिसे देखकर विद्युत हैरान हो गया, क्योंकि उसने इस शक्ति को कभी महसूस ही नहीं किया था। और लेकिन विद्युत हैरान था कि वो शक्तियां विद्युत उन्हें पहचानता था। ये शक्तियां विद्युत के पूरे नाड़ियों के रास्ते पर चिपकी हुई थीं, और ये वही काले धब्बे थे जो विद्युत के शरीर में बर्फीले नील कमल के इलाके से मौजूद थे, लेकिन विद्युत ने कभी इन पर ध्यान ही नहीं दिया था। वहीं दूसरी ओर वो काली शक्तियां विद्युत के चारों ओर एक घेरा बनाकर घूमने लगीं और उसके शरीर की ओर बढ़ रही नीली जहरीली शक्तियों को पीछे हटाने लगी, जिसे देख विद्युत हैरान हो गई। वहीं दूसरी ओर विद्युत को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। असल में विद्युत को हमेशा फिक्र रहती थी कि विद्युत उस जहर के काले धब्बे को कैसे बाहर निकाले, लेकिन आज वही जहर उसकी जान बचा रहा था। वहीं दूसरी ओर अचानक अपने सामने का नजारा बदलते देख बड़े बुजुर्ग कीर्ति और बड़े बुजुर्ग आयुष्मान की बुढ़ी आंखों में हैरानी नजर आने लगी। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग भावा के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, जिसके चलते उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग आयुष्मान, मुझे यकीन था कि यह लड़का जरूर कामयाब होगा। असल में बुजुर्ग भावा ने पहले ही विद्युत के अंदर मौजूद जहरीली शक्तियों को महसूस कर लिया था, लेकिन बुजुर्ग भावा ने जब देखा कि विद्युत उन शक्तियों को इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो वो समझ गए कि विद्युत को इस बारे में पता ही नहीं है। असल में विद्युत के शरीर में मौजूद जहर उसकी ट्रेनिंग के दौरान हासिल की जहरीली शक्तियों से बना था, और धीरे धीरे वो विद्युत के शरीर को अपना घर और विद्युत को अपना मालिक समझने लगा था। और जैसे ही इस जहरीली शक्तियों को विद्युत की जान पर खतरा महसूस हुआ तो वो तुरंत
विद्युत के शरीर से बाहर आ गई। लेकिन विद्युत नहीं जानता था कि उसके पास अब भी एक ऐसी शक्ति बची हुई थी। इसलिए जब विद्युत ने अपने सुनहरे शरीर के चारों ओर घूमते काली जहरीली शक्तियों को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने राहत की सांस ली। और अगले पल विद्युत ने अपने हाथों से ट्रेनिंग सील बनानी शुरू की ताकि वो अपने शरीर में आसपास की शक्तियों को सोख सके, क्योंकि अब विद्युत के पास एक ही रास्ता था, वो था ब्रह्मचक्र सील का इस्तेमाल। हल्की विद्युत उस सील को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो विद्युत का सबसे खास और रहस्यमय हमलम था, और साथ ही विद्युत को डर था कि अगर किसी ने उस सील को पहचान लिया तो वो जान जाएगा कि विद्युत असलियत में मेघराज नहीं बल्कि रघुवंशी साम्राज्य से, और तब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त विद्युत न तो खुद इतना काबिल था और न उसके साथ आचार्य थामा थे जो उसकी मदद कर सके। लेकिन विद्युत ये भी जान गया था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो शायद उसके पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा। लेकिन इससे पहले विद्युत ट्रेनिंग सील बनाता, उसे पूर्वज आग्नेय की गंभीर आवाज सुनाई दी, लड़के, विद्युत, वक्त आ गया है तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने का। ऐसा कहते हुए पूर्वज आग्नेय के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन पूर्वज आग्नेय की बात सुनकर विद्युत ने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, इस बार मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला पूर्वज आग्नेय। ऐसा कहते हुए विद्युत ट्रेनिंग सील बनाने लगा, जिसे देखकर पूर्वज आग्नेय ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, यह जिद्दी लड़का कब समझेगा कि कभी कभी ताकतवर बनने के लिए कुछ दर्द भी सहना पड़ता है। ऐसा कहते हुए पूर्वज आग्नेय ने अपनी आत्मीय शक्तियों से पूरे इलाका को ढक लिया, जिसके साथ ही तीनों बड़े बुर्जुगों के आगे एक सफेद आत्मीय शक्ति की दीवार नजर आने लगी। उस मोटी आत्मीय शक्ति की दीवार को देखकर तीनों बुजुर्ग हैरान होते हुए, बोलो, ये आत्मीय शक्ति, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस जहरीली पहाड़ी पर ऐसा कौन है जिसकी आत्मीय शक्ति इतनी ज्यादा है। ऐसा कहते हुए वो आत्मीय शक्ति की उस दीवार को देख रहे थे जो विद्युत के चारों ओर 500 मीटर के दायरे को ढक चुकी थी। वही दूसरी ओर उस आत्मीय शक्ति की दीवार पर अपनी शक्तियों से हमला करते हुए बुजुर्ग आयुष्मान और बुर्जुग कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, हमें इस दीवार को तोड़ना होगा। ऐसा कहते हुए दोनों बुजुर्गों ने अपनी आत्मीय शक्ति से तलवारें बनाकर अपने सामने मौजूद दीवार पर हमला किया। लेकिन जैसे ही उनकी आत्मीय शक्ति से बनी तलवारें सामने मौजूद दीवार से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ। लेकिन उस उनके सामने मौजूद आत्मीय शक्ति दीवार पर खरोच तक नहीं आई। वही दूसरी ओर बुर्जुग कीर्ति ने जब ये देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरा शक शाही था कि इस लड़के के पास एक ताकतवर इंसान की मदद है जिसकी आत्मीय शक्तियां हम तीनों से भी ज्यादा हैं। सच में ये लड़का काफी दिलचस्प है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग भावह ने अपनी नजरें बुजुर्ग आयुष्मान और कीर्ति की ओर करते हुए कहा, मुझे लगता है अब हमारी यहां कोई जरूरत नहीं है और इसलिए हमें यह से चलना चाहिए। ऐसा कहते हुए बुर्जुग भावह की आंखों में जलन थी, क्योंकि वो सालों से आत्मीय शक्ति के आत्मा स्तर पर ही अटके पड़े थे। वही दूसरी ओर बुर्जुग भावह की बात सुनकर बुर्जुग कीर्ति ने हल्की परेशानी के साथ कहा, लेकिन बुर्जुग भावह, आपको नहीं लगता कि हमें विद्युत से इस बारे में पूछना चाहिए? बुर्जुग कीर्ति की बात सुनकर बुर्जुग भावह कुछ कहते कि तभी बुर्जुग आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए कहा, बुर्जुग कीर्ति, आप बुजुर्ग भावह का मतलब समझे नहीं। शायद आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले प्राचीन दानव दल और खूनी कबीले के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें प्राचीन दानव दल के काफी लोग मारे गए थे। बुजुर्ग आयुष्मान की बात सुनकर बुजुर्ग कीर्ति ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन उस बात से विद्युत यानी मेघराज का क्या लेना देना है? ऐसा कहते हुए बुर्जुग कीर्ति के चेहरे पर हल्की नाराजगी थी कि तभी बुजुर्ग भावह ने गंभीर आवाज में कहा, उस मुकाबले के दौरान लीडर किंद्रा ने मेडिकल सेंटर से मदद मांगी थी और मैं वहां मदद करने के लिए पहुंचा भी था, लेकिन तब मुझे बाहर एक ताकतवर शक्ति महसूस हुई जिसकी शक्तियों का मेन पता तक नहीं लगा पाया था। इसलिए मैं अपनी शक्तियों की मदद से छुपकर देखने लगा। लेकिन हैरानी की बात थी कि मैं उसके बावजूद धुंधला हट के सिवा कुछ देख नहीं पाया। और जब इस मामले की छानबीन के लिए बुजुर्ग हेमराज और केमिस्ट भामा को भेजा गया
तो पता चला किसी ने प्राचीन दानव दल के 2 नश्वर और 10 से भी ज्यादा महाशक्ति योद्धाओं को बेरहमी से खत्म कर दिया। उस वक्त तो मुझे लगा था कि जरूर प्राचीन कबीले ने किसी ताकतवर इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो ताकतवर इंसान कोई और नहीं, तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद जवान लड़का विद्युत यानी मेघराज है। इसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम मेघराज बताया। साथ ये यही था जिसने प्राचीन दानव कबीले के बुजुर्ग और डोरतो हेल टोली को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो आप ये कहना चाहते कि विद्युत की शक्तियां नश्वर रैंक से भी ज्यादा हैं? ऐसा कहते हुए बुजुर्ग कीर्ति के चेहरे पर हैरानी थी और उनकी नजरें विद्युत के बारे में सोच रही थीं। वही दूसरी ओर बुजुर्ग कीर्ति की बात सुनकर भावा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, नश्वर से ज्यादा नहीं बल्कि सुप्रीम रैंक पर है, लेकिन ये शक्तियां विद्युत की नहीं बल्कि उसकी मदद कर रहे उस अनजान शक्तिशाली इंसान की है जो हमेशा विद्युत पर अपनी नजर रखता है। और अब जब वो आ गया है तो मुझे नहीं लगता कि विद्युत को तिलिस्मी स्पाइरा कबीले के लीडर से कोई खतरा है। और वैसे भी कल सुबह मेडिकल सेंटर का मुकाबला है और मुझे बहुत से जरूरी काम देखने हैं, इसलिए हम तीनों को यहां से चलना ही बेहतर है। बुजुर्ग भावा की बात सुनकर और उस ताकतवर इंसान के बारे में जानकर बुजुर्ग कीर्ति ने हल्की नाराजगी के साथ कहा, फिर तो विद्युत को इस बात का जवाब देना होगा। इसका मतलब साफ है कि विद्युत के इरादे नेक नहीं है। बुजुर्ग कीर्ति की नाराजगी देख बुजुर्ग भावा ने गंभीर आवाज में कहा, क्या सगी है, क्या गलत, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह सच है कि विद्युत और उसके साथ मौजूद ताकतवर इंसान प्राचीन दानव कबीले के जैसा नहीं है, इसलिए यह फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। हाँ, अगर यह लड़का मेडिकल सेंटर के साथ जुड़ गया तो यकीन मानो जहरीली घाटी के मेडिकल सेंटर का रुतबा पूरे आर्यावर्त में सबसे ज्यादा होगा और खुद सीनियर मेडिकल सिटी भी इस बात हमसे जलन महसूस करेगी। इस लड़के की काबिलियत और इसके साथ मौजूद ताकत वर लोग सच में किसी भी साम्राज्य को अपने साथ लाने के काबिल है बुजुर्ग कीर्ति। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि जब तक विद्युत कोई गलत इरादा या गलती नहीं करता, हमें उसे और उसके पीछे मौजूद ताकतवर इंसान को नाराज नहीं करना चाहिए। मैं महसूस कर सकता हूं कि उस लड़के की शक्तियां बढ़नी शुरू हो गई हैं, इसलिए अगर हमने इस वक्त उसकी ट्रेनिंग में दखल अंदाजी की तो शायद हम उस ताकतवर इंसान को नाराज कर देंगे जो विद्युत की रक्षा के लिए इस आयामी सुरक्षा को तैयार कर रहा है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग भावा की नजर आसमान में तैरते एक सफेद क्यूब पर थी जिसके चारों ओर अजीब ओ गरीब निशान बने हुए थे। और हैरानी की बात थी कि उस क्यूब को कोई आम इंसान महसूस तक नहीं कर सकता, सिर्फ उसके सिवा जिसकी शक्तियां आत्मीय आत्मा स्तर पर है। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग भावा ने एक नजर और उस सफेद आत्मीय शक्तियों से बनी दीवारों को देखा और ठंडी आह भरकर अपना कदम मेडिकल सेंटर की ओर बढ़ाया, जिसके साथ ही वो अगले पल वहां से गायब हो गए। वही दूसरी ओर बुजुर्ग भावा यानी मेडिकल सेंटर के सबसे बड़े और पहले बुजुर्ग को जाते देख बुजुर्ग आयुष्मान और बुजुर्ग कीर्ति भी वहां से चले गए। वही दूसरी ओर उस क्यूब के अंदर चारों ओर भयानक नीली जहरीली शक्तियां के बीच विद्युत अपने हाथों से सील बना रहा था कि तभी उसे पूर्वज अग्नय की आवाज सुनाई दी, लड़के, विद्युत, मेरी आत्मीय शक्तियां ज्यादा देर तक इस स्पिरिचुअल बॉडी को नहीं रोक पाएगी, इसलिए तुम्हारे पास यह सबसे अच्छा मौका है इसकी शक्तियों को सोखने का। ऐसा कहते हुए विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उसके चारों ओर शक्तियों का आयामी कवच बना हुआ था, जिसे लगातार वो नीली शक्तियां तोड़ने की ओर पिघलाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन पूर्वज आग्नेय की सुप्रीम रैंक की शक्तियों के सामने उन्हें मुश्किल हो रही थी। लेकिन विद्युत जानता था कि उसके सामने मौजूद आत्मीय शक्ति से बने स्पिरिचुअल बॉडी बहुत ताकतवर थी, जिसकी खुली निकी भयानक आंखें विद्युत की ओर थीं। और तभी विद्युत को एक नाराजगी भरी भारी आवाज सुनाई दी, लड़के, विद्युत, तुझे क्या लगता है कि तू एक मामूली सुप्रीम रैंक की आत्मा की मदद से मुझे एक डिस्ट्रॉयर को रोक पाएगा? अगर ऐसा है तो मैं तुझे बता दूं ये तेरी भूल है। ऐसा कहते हुए अचानक उस स्पिरिचुअल बॉडी उस क्यूब में मौजूद आपास की शक्तियों को अपने शरीर में भरने लगी, जिसके साथ उसका शरीर तेज रोशनी से चमकने लगा और एक धमाके के साथ फट गया।
वहीं दूसरी ओर दूर से धमाके को देख मेडिकल सेंटर के तीनों बुजुर्ग के चेहरे पर हल्की परेशानी थी, क्योंकि वो महसूस कर पा रहे थे कि उस धमाके से किसी नश्वर सम्राट का बचना भी नामुमकिन था। तो क्या विद्युत बच पाएगा और क्या वक्त रहते मेडिकल सेंटर के मुकाबले में शामिल हो पाएगा? जैसे ही धमाके की शक्तियों की लहरों को मेडिकल सेंटर के तीनों बुजुर्गों ने महसूस किया तो उनकी नजर आसमान में घूमती स्पिरिचुअल प्लेट पर नजर गई, जिसमें से लगातार शक्तियां नीचे आ रही थीं। अब आगे उस शक्तियों की मोटी लहर को देखकर बुजुर्ग आयुष्मान और बुजुर्ग कीर्ति की आंखों में हैरानी थी और उन्होंने एक साथ कहा, क्या वो लड़का कामयाब हुआ? दोनों बुजुर्गों की आवाज सुनकर बगल में खड़े बुजुर्ग भावा ने गंभीर नजरों को सिकोड़ते हुए कहा, हाँ, उसने स्पिरिचुअल बॉडी को हरा दिया। अब देखना कि वो उसकी शक्तियों को ट्रेन कर पाता है कि नहीं। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग भावा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उन्होंने अपनी नजरें मेडिकल सेंटर की ओर करते हुए अपना कदम बढ़ाया और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गए। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग भावा के जाने के बाद बुजुर्ग कीर्ति और बुजुर्ग आयुष्मान भी वहां से जाने लगे। वहीं दूसरी ओर मुकाबले के मैदान में सभी कींजरे बड़े मंच पर मौजूद 3 खाली कुर्सियों पर थीं। मुकाबला देखने आए हर कोई मुकाबले के शुरू होने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक आवाज सुनाई दी, वो देखो। मेडिकल सेंटर के बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते हुए एक जवान पीढ़ी के योद्धा ने आसमान में आती 3 परछाई की ओर इशारा किया। उस आवाज को सुन जैसे उसके अगल बगल बैठे योद्धा ने जब उस ओर देखा तो उन्हें हाले नीले आसमान के सिवा कुछ और नजर नहीं आया, जहां सिर्फ आसमान में मौजूद बदलों के सिवा कुछ नहीं था, जिसके चकते उन सभी ने उस गुलाबी कपड़े पहने जवान लड़के को घूर कर देखा जो महज मूल रैंक पर था। असल में उन सभी लोगों को लगा कि उस कम उम्र के मूल रैंक के योद्धा ने उनके साथ मजाक किया था। वहीं दूसरी ओर सभी की नजरें अपनी ओर होते देख उस लड़के ने हकलाते हुए कहा, देखो भाइयों, में झूठ नहीं बोल रहा था, तुम्हें इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। असल में उनमें से एक खूबसूरत गुलाबी कपड़े पहने मल्लिका भी थी, जिसके बगल में भीमा लीडर किंद्रा वोदा और सायरा उसका दल बैठा हुआ था। लेकिन तभी लीडर किंद्रा ने अपनी आंखें खोलते हुए गंभीर आवाज में कहा, सभी नाराज लोगों की ओर देखते हुए कहा, उस लड़के ने झूठ नहीं कहा। ऐसा कहते हुए लीडर किंद्रा ने अपनी आंखें वापस बंद कर ली और आसपास मौजूद ताकतवर लोगों पर नजर रख रहे थे। वहीं दूसरी ओर लीडर किंद्रा और उनके शरीर पर लगे खूनी कबीले का बैज देखकर वहां मौजूद सभी समझ गए कि उनके सामने मौजूद अधेड़ उम्र का इंसान असल में खूनी कबीले का लीडर था। और तभी सभी ने अपनी नजरें वापस मंच की ओर की, जहां सभी को 3 बुढ़े इंसान नजर आए, जो और कोई नहीं बल्कि बड़े बुजुर्ग आयुष्मान, बड़े बुजुर्ग कीर्ति और बुजुर्ग भावा थे, जिन्हें देखकर केमिस्ट बुजुर्ग भामा के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि तीनों बुजुर्गों के आने के बावजूद उन्हें विद्युत की शक्तियां महसूस नहीं हो रही थीं, जिसके चलते उन्होंने अपनी नजरें थोड़ी दूरी पर पत्थर की कुर्सियों पर बैठे बुजुर्ग इप्सा और बुजुर्ग हेमराज की ओर अपनी नजरें की। लेकिन केमिस्ट बुजुर्ग भामा की तरह उन सभी के चेहरे पर हल्की परेशानी थी और अब भी बुजुर्ग भामा सोच ही रहे थे कि तभी उनके बगल में बैठे बुजुर्ग कालके ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है कि बुजुर्ग आयुष्मान और बाकी बुजुर्ग यहां आ चुके हैं, तो हमें मुकाबला शुरू कर देना चाहिए। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग कौल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर थोड़ी दूरी पर बैठे बुजुर्ग आयुष्मान मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुकाबला शुरू होना चाहिए। ऐसा कहते हुए बुजुर्ग आयुष्मान की आवाज गंभीर थी और उनकी नजरें मुकाबला देखने आए लोगों की भीड़ पर थी। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग आयुष्मान के हामी के इशारे को देख बुजुर्ग हेमराज ने अपनी नजरें नीचे कुर्सियों पर बैठे बुजुर्ग की ओर इशारा किया, जिसके साथ ही वहां बैठे 20 से भी अधिक बुजुर्ग के शरीर से एक साथ शक्तियां बाहर आने लगीं, जिसे देख मुकाबला देखने आई भीड़ शोर मचाने लगी। और अगले ही पल सभी बुजुर्ग रोशनी की परछाई में बदलकर मैदान के चारों ओर मौजूद स्तंभों पर बनी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए और अपने हाथों से सील बनाने लगे, जिसके साथ उन सभी नश्वर की शक्तियां निकलकर आसमान में जाकर टकराई
और मेडिकल सेंटर के मुकाबले के मैदान के चारों ओर एक शक्तियों का कवच तैयार हो गया, जिसे देखकर मुकाबले के मैदान में मौजूद भीड़ हैरान हो गई, क्योंकि इतना बड़ा और ताकतवर शक्ति कवच उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उस कवच को देखकर भीमा ने हैरानी के साथ कहा, कहीं कोई गड़बड़ है। मैंने आज से पहले कभी मुकाबले के मैदान में शक्तियों का कवच बनाते नहीं देखा था। वहीं दूसरी ओर उस कवच की शक्तियों को महसूस कर लीडर किंद्रा ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, ये शक्तियों का कवच सच में काफी ताकतवर है। मुझे यकीन है कि मैं भी अपनी पूरी शक्तियों के इस्तेमाल से इस कवच को तोड़ नहीं सकता। लीडर किंद्रा की बात सुनकर मालिका ने अपनी नजरें अपने बाबा की ओर की, जो गंभीर नजरों से कवच को देख रहे थे, और उस कवच की शक्तियों को महसूस कर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, मैं भी हैरान हूं और अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि मैं क्या कोई 9 पड़ाव का नश्वर सम्राट भी अगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करे तो इस कवच को तोड़ना नामुमकिन है। लगता है ये मेडिकल सेंटर का मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी नजरें मलिका की ओर करते हुए कहा, मलिका, ध्यान रहे, अगर तुम्हें लगे कि तुम मुएकबला जीत नहीं सकती तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अपनी हद पार करने की, क्योंकि ये मुकाबला और मुकाबले किसी न किसी की हार तय होती है। अपने बाबा की बात सुनकर मालिका ने हल्की नाराजगी से कहा, बाबा, आपको क्या लगता कि मैं इतनी कमजोर हूं? अगर कोई दूसरे पड़ाव का नश्वर भी मेरे सामने आ गया तो वो मुझे हरा नहीं पाएगा। इसीलिए मौजूदा हालत खराब हुए तो मैं अपनी हार मान लूंगी। आपको मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मलिका को बात मानते देख लीडर मोदा ने अपनी नजरें भीमा वोदागारा की ओर करते हुए लीडर किंद्रा के बगल में मौजूद खाली कुर्सी की ओर करते हुए कहा, क्या विद्युत की कोई खबर मिली? ऐसा कहते हुए लीडर मोदा की आवाज में गंभीर भाव थे, जिसे महसूस कर भीमा ने हल्की परेशानी के साथ कहा, नहीं, लेकिन हमें पता चला है कि विद्युत मेडिकल सेंटर के बुजुर्गों के साथ गया था। लेकिन भीमा की बात को रोकते हुए उसके बगल में बैठी हरे कपड़े पहनी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो अब आने वाला है, इसलिए तुम्हें अपने दम मुकाबला करना चाहिए। छोटे लाल ऐसा कहते हुए उस छोटी सी लड़की के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर भीमा ने एक ठंडी आह भरी। हालांकि उसे उस लड़की पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो अपनी बगल में बैठी बच्ची को कमजोर समझने की गलती करता तो उसका क्या हाल होता। वहीं दूसरी ओर जैसे ही लीडर मोदा ने उस हरे कपड़े पहनी खूबसूरत लकड़ी की आवाज सुनी तो हैरानी के साथ कहा, तुम तो एक तिलिस्मी फिनिक्स हो, तुम यहां क्या कर रही हो? ऐसा कहते हुए लीडर मोदा के चेहरे पर हैरानी थी। असल में एक नश्वर सम्राट होने के कारण उन्होंने तुरंत पहचान लिया था कि भीमा के बगल में बैठी खूबसूरत लड़की कितनी बेरहम और खतरनाक थी। वहीं दूसरी ओर अपनी पहचान को खुलेआम जाहिर करते देख देख उस हरे कपड़े पहनी खूबसूरत लड़की ने नाराजगी से चिल्लाते हुए कहा, तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते क्या? अब क्या सबको चिल्लाकर बताओगे कि मैं कौन हूं और किस कबीले से आती हूं? उस छोटी लकड़ी की बात सुनकर लीडर मोदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो भी जानते थे कि एक फीनिक्स के साथ दुश्मनी उनके कबीले के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती थी। इसलिए उन्होंने अपनी नजरें भीमा की ओर करते हुए गंभीर आवाज में कहा, अरे, इस आफत को साथ लाने की जरूरत क्या थी? क्या तुम जानते नहीं हो कि ये कितने? और लीडर मोदा ने इतना कहा था कि तभी उनकी नजर उस हरे कपड़े पहनी लड़की की शक्तियों पर छड़ी सील पर नजर पड़ी, जिसके साथ उन्होंने गंभीर आवाज में करते हुए उस लड़की से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारा नाम क्या, बच्ची? लीडर मोदा की बात सुनकर मालिका ने मुस्कुराते हुए उस हरे कपड़े पहने लड़की की ओर देखते हुए कहा, देखो छोटी दोस्त, तुम शायद मेरे बाबा यानी लीडर मोदा का मतलब समझी नहीं। उनके कहने का मतलब साफ है कि वो तुम्हारा नाम जानना चाहते हैं ताकि तुम्हें छोटी बच्ची कहकर ना बुलाए। वही दूसरी ओर मलिका की बात सुनकर हरे कपड़े पहनी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम मुझे एल्फ प्रिंसेस बुला सकते हो। मैं एल्फ साम्राज्य के लीडर की बेटी हूं और दल की राजकुमारी हूं। वही दूसरी ओर उस छोटी लड़की ने जैसे ही अपनी बात खत्म की
तो अपनी नजरें वोदा की ओर करते हुए कहा, ओए मोटे बोने, मुझे भूख लगी, जाके मेरे लिए बिरयानी लेके आ। ऐसा कहते हुए प्रिंसेस एल्फ ने अपनी नजरों से वोदा को घूर कर देखा। वही दूसरी ओर वोदा ने जैसे ही उस छोटी लड़की को खुद पर हुक्म चलाते देखा तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने अपने दांत पीसकर उसकी बात मानना शाही समझा, जिसके चलते वो चुपचाप बिरयानी लाने चला गया। वही दूसरी ओर थोड़ी दूर बैठी सायरा ने जैसे ही अपने भाई को निर्वाण को कृपाण पर पकड़ मजबूत करते देखा तो हल्की नाराजगी के साथ कहा, गलती से भी उस लड़की से मुकाबला करने की मत सोचना, वरना शायद मैं और लीडर कहूं भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अचानक सायरा की बात सुनकर निर्वाण का गला सूख गया। वो समझ गया कि सायरा ने अगर ये बात कही है तो जरूर उसके सामने मौजूद लड़की काफी ताकतवर होगी, जिसके चलते उसने अपनी नजरें मुकाबले के मैदान की ओर की। वही दूसरी ओर आसमान में मौजूद शक्तियों के कवच को देखकर बुजुर्ग कालके ने मजाकिया मुस्कुराहट के साथ कहा, लगता है मेडिकल सेंटर के लोगों मुकाबले में आए लोगों का खौफ कुछ ज्यादा ही है, इसलिए आयामी सील कवच तैयार कर दिया है। बुजुर्ग कालके के चेहरे पर मुस्कुराहट और उनकी बात सुनकर मंच पर बैठे बाकी कबीलों के लीडर और बुजुर्ग नाराजगी के साथ बुजुर्ग कालके की ओर देखने लगे। लेकिन तभी बुजुर्ग हेमराज ने काले अजीब और गरीब निशान वाले कोट पहने बूढ़े बुजुर्ग कालके की ओर देखते हुए खराश भरी आवाज में नाराजगी का साथ कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मेडिकल सेंटर के कुछ दुश्मनों को पीठ पीछे हमला करने का बहुत शौक है, इसलिए इस बार इस कवच को तैयार किया गया है ताकि अगर कोई ऐसा ख्याल लाए तो उसे भागने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। बुजुर्ग हेमराज की बात सुनकर बुजुर्ग निषाद ने नाराजगी के साथ कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? बुजुर्ग हेमराज। बुजुर्ग निषाद समझ गए थे कि बुजुर्ग हेमराज का इशारा दानव काबिले की ओर था, लेकिन तभी दूसरे बड़े बुजुर्ग ने बात बढ़ते देख गंभीर आवाज में कहा, वक्त हो गया है मुकाबले के शुरुआत का, इसलिए नए नियमों के अनुसार मुकाबला शुरू किया जाए। ऐसा कहते बुजुर्ग कीर्ति की नजर केमिस्ट भामा की ओर थी, जिनका ध्यान अब भी मुकाबले के मैदान में आने वाले लोगों की ओर था, लेकिन अब तक उन्हें विद्युत की शक्तियां महसूस नहीं हुई थीं। लेकिन बुजुर्ग भामा ने बुजुर्ग कीर्ति की बात को सुन लिया था और अपनी कुर्सी से उठते हुए गंभीर आवाज में कहा, मुकाबले के लिए आए सभी योद्धाओं और दलों का मेडिकल सेंटर में स्वागत है। नियमों के मुताबिक 3 मुकाबले जो आमने सामने की टक्कर में होंगे फैसला करेंगे कि कौन पितृदेव की समाधि में जाने के काबिल है या नहीं, और इस मुकाबले के बाद सिर्फ टॉप 25 को ही आगे जाने का मौका दिया जाएगा। केमिस्ट बुजुर्ग भामा की बात सुनकर मुकाबले के मैदान में शोर बढ़ गया, क्योंकि हर साल के मुकाबले इस बार मुकाबला काफी मुश्किल था और हर साल 100 योद्धाओं को शक्तियों को बढ़ाने का मौका दिया जाता था, लेकिन नियमों के मुताबिक अब सिर्फ टॉप 25 ही मुकाबले में आगे जाएंगे, जिसके चलते भींड में मौजूद गारा के माथे पर परेशानी नजर आने लगी। असल में गारा शक्तियों के मामले में महाशक्ति रैंक के दूसरे पड़ाव पर था, इसलिए अगर उसका सामना किसी ताकतवर महाशक्ति से हुआ तो यकीनन वो मुकाबला हार जाएगा, जिसके चलते गारा के चेहरे पर परेशानी थी, जिसे महसूस कर भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, मुकाबले में हार जीत ही होती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम मुकाबला नहीं जीत सकते तो तुम हार मान लेना। लेकिन तभी उनके कानों में मंच से आती केमिस्ट भामा की आवाज सुनाई दी, हार जीत का फैसला सामने वाले की हार से तय होगा। जब तक कोई एक नहीं हारता मुकाबला चालू रहेगा, लेकिन इसमें एक नियम है, अगर कोई इंसान हार मान लेता है उसके बाद अगर दूसरे योद्धा ने उस पर हमला किया तो उसे मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा, और अगर उसने इस मुकाबले को गंभीर रूप से लिया तो मैं बता दूं, मेडिकल सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दल से आते हैं, क्योंकि मेडिकल सेंटर किसी सुप्रीम के आगे भी घुटने नहीं टेकने वाला। नियमों के हिसाब से आप सभी अपने अपने रैंक बेज उस सामने मौजूद बड़े बॉक्स में डाल देंगे और किस्तम फैसला करेगी किसका मुकाबला किससे होगा। ऐसा कहते हुए केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने मेडिकल सेंटर के कुछ योद्धाओं को अपने अपने टोकन डालने को कहा, और अगले पल मैदान के चारों ओर खड़े 10 योद्धाओं रंग बिरंगी परछाई के साथ उस बॉक्स के पास पहुंच गए
जिन्होंने अपने टोकन उस बॉक्स में डाल दिए। अगले पल उस बॉक्स में से अपने आप 2 टोकन निकलकर बाहर आ गए, जिसके साथ ही केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपकी किस्मत की आपके सामने को नश्वर आता या शक्ति रैंक का योद्धा। लेकिन अगर आप हार मानना चाहते हैं तो आपकी बारी आने पर आप बता सकते हैं, वरना मुकाबले के बीच हो सकता आपको कुछ योद्धा हार मानने का मौका भी न दे। ऐसा कहते हुए केमिस्ट बुजुर्ग भामा की नाराजगी भरी नजरें मैदान के एक कोने में बैठे 10 काले कोट पहने जवान पीढ़ी के योद्धाओं पर थी, जो और कोई नहीं छूड़ और बाकी प्राचीन दानव कबीले से थे। तभी केमिस्ट बुजुर्ग भामा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप बारी बारी आकर अपना टोकन बेच डाल सकते हैं। और बुजुर्ग भामा ने इतना कहा था कि तभी आसमान में गर्मी बढ़ने लगी और एक रोशनी तेजी से जमीन की ओर आने लगी। हैरानी की बात थी, जैसे जैसी वो रोशनी नजदीक आ रही थी, उसकी गर्माहट से मुकाबले में बैठे लोगों के पसीने छूटने लगे।